इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईटी का गठन हो चुका है। मालेगांव शहर में एक खुसूसी तहकीकाती दस्ता तरतीब दिया गया है, जिसके बाद मालेगांव शहर में लोगों के आम जनता के दिलों में कहीं ना कहीं से डर और कहीं ना कहीं से खौफ पाया जा रहा है। बीजेपी के एमपी किरीट सोमैया के ज़रिए ये मुतालबा किया गया कि मालेगांव शहर में तकरीबन 1500 से ज़ायद रोहिंग्याई या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी शहरी जो है पनाह लिए हुए हैं, और उन्होंने मालेगांव शहर में गलत तरीके से दस्तावेज़ात, चाहे फिर वो जन्म दाखिले हों, राशन कार्ड हो या दीगर जो भी दस्तावेज़ात हो, उन्होंने गलत तरीके से जो है वो तैयार किए हुए हैं। इसकी तहकीक के लिए उन्होंने मुतालबा किया था कि एक एसआईटी का गठन किया जाए। एसआईटी का गठन हो गया। गठन होने के बाद जो है तहकीक जारी है। मानव समाचार ने सीरीज़ शुरू की है कि इस ताल्लुक़ से जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी है उनके ज़िम्मेदारान को बुलाया जाए, जो कि इस पूरे मामले में शहरियान का दिफा करने के लिए तरतीब दी गई है। इसी सिलसिले की पहली कड़ी के रूप में आसिफ शेख को हमने बुलाया था। अब इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी में हम दीगर वो मेंबर्स या दीगर अरकान जिनका ताल्लुक़ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से है, उनको आज हमने यहाँ पर बुलाया है। आज हमारे साथ जो है वो लीगल टीम के कुछ मेंबरान हैं जो कि कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आज हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए सीनियर वकील एडवोकेट अजीम खान साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ जो 3 मालेगांव शहर में इस मामले को लेकर केस बने, उस केस में पैरवी करने वाले एडवोकेट आरिफ शेख हमारे साथ मौजूद है। इनको आज हमने खुसूसी तौर पर स्टूडियो में बुलाया है, इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हमेशा की तरह मेरे सहयोगी अमजद खान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इस पूरे मामले की जो हकीकत है इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों ही साहिबान का मानव समाचार में स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों की शुक्रिया अदा करते हैं कि एक हिस्सास मामले में आप लोगों ने हमें मदऊ की है। चूँकि पेशा के एतबार से हम लोग वकील हैं और इस मामले के कागजात बहुत बारीक बीनी से देखे हैं, उस पर हम रोशनी डाल सकते हैं और मालेगांव में जो अम्माम घबराई हुई है उनकी खौफ घबराहट दूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपने जो कदम उठाया है उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो पूरा मामला है खान साहब, ये शुरू कहाँ से हुआ? ये अचानक मालेगांव शहर के उफक पर कुछ सवालात उठाए जाते हैं। मालेगांव शहर के माथे पर एक दाग लगाया जाता है कि मालेगांव शहर में रोहिंग्याई मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान जो है मौजूद है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर बतलाई जाती है। ये पूरा मामला कब से ये शुरू हुआ? आपके इल्म में कब से आए इस तरह के मामलात आए? देखिए, इसके लिए आपको बैकग्राउंड में जाना होगा। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों बार पार्लियामेंट में बीजेपी को हुकूमत आई। तीसरी दफ़ा उनको उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली और बैसाखी के ऊपर हुकूमत चल रही है। जो वोट नहीं मिलने की वजह क्या है? क्या मोदी का करिश्मा ख़त्म हो गया या और वाक़या? तो इन्होंने जो उसका इस्तेसाब किए दिल्ली में कमेटी ने, तो उन्हें पता चला कि मुस्लिम कौम काफ़ी ख़िलाफ़ थी यूपी में, और जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग हैं महाराष्ट्र में और जगह पे, यहाँ उनको बड़ा धक्का लगा है। उस वक्त से उन्होंने अक़लियतों को तकलीफ़ देने का काम शुरू किए। आप जानती हैं एनआरसी, आरसीसी वगैरह के टाइम भी दिल्ली से काफ़ी शाहीन बाग के क़िस्से पैदा हुए, बाद में उसे तोड़ा गया था। तो ये उसकी कड़ी है। इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और यूपी में और दूसरी तरफ जो अक़लियतों पे मॉब लिंचिंग हुआ और भी जो वाक़यात रहनुमा हुए, तो मुल्क के तमाम मुसलमानों ने आपसी निफाक को दूर रख के सेकुलर पार्टी को वोट देने का तय किया। उसकी कड़ी में मालेगांव से डॉक्टर भामरे जो 2 बार एमपी रह चुके, 1 बार मिनिस्टर भी रह चुके, वो तीसरी बार खड़े हुए और उनके मुकाबले में कांग्रेस से शोभा बच्चाओ जो है, जो नासिक में रहती है, जिनका मालेगांव से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी गई। उस वक्त मालेगांव की तमाम सियासी पार्टियों ने बिला तफरीक व मज़हब, उनके सामने नज़्बुल ऐन यही था कि मोदी हुकूमत नहीं आना चाहिए।
तो मालेगांव से तकरीबन 1,98,000 वोट शोभा ताई को दिए गए अच्छा और उसी वोट की बुनियाद पे वो चुन के आए। अच्छा ये जो शिकस्त है वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड रहता है किसने कितना वोट दिया। हालांकि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो भामरे साहब चुन के आए हैं तो कम मार्जिन से आए, लेकिन जब धुलिया और मालेगांव पार्लियामानी हल्का एक ही है, उसमें जब मालेगांव के वोट देखे गए तो सेंट्रल से उन्हें 1,98,000 शोभा ताई को मिले। उस वक्त देखिए MIM, NCP, कांग्रेस, समाजवादी सभी ने आपस में तय किया और दिलो जान से वोट उन्हें दिया गया। अच्छा ये वाहिद इलेक्शन ऐसा था जिसमें लोग और हमारे मालेगांव की माएँ बहनें खुद के खर्चे से रिक्शे में जाके वोट दिए। अच्छा वरना आमतौर पे आप जानते हैं कोई भी इलेक्शन, चाहे MLA के इलेक्शन हो, MP के इलेक्शन हो, पैसों के रेल पेल रहती है, जी। बेहिसाब खर्च करना पड़ता है। ये वाहिद एक मौका था जब लोग अपने घर से निकले, ज़ईफ़ लोग गए, औरतें गई, सभी गई और सभी ने लब्बैक कहा और उसका नतीजा ये हुआ कि शोभा ताई चुन के आई। अच्छा ये हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। इस हार के पीछे सिर्फ ये नहीं और भी वजह थी। बदकिस्मती से जब कोविड चला तो ये डॉक्टर भामरे ने कोविड के ज़माने में मालेगांव के पेशेंट को धुलिया में आने के लिए मना किया। इस सिलसिले में मरहूम शेख रशीद ने भी उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बोले थे। हम लोगों ने भी इलेक्शन के कैंपेन में इस बात को उजागर किया कि ये तो मौत के सौदागर है। ये चीज़ और भी कई जगह पे भिवंडी और जहाँ पे मुसलमान अमरावती है, अचलपुर है, इसलिए जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं तो वहाँ उनको तकलीफ़ देने के लिए ये एक तरह का इनका एजेंडा है। अच्छा खान साहब, ये सेंट्रल जैसे कि गवर्नमेंट- जमहूरी मुल्क होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से परेशान किया जा रहा है किसी एक मखसूस तबके को, तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? साहब देखिए, जमहूरी हुकूमत था, अभी कहाँ जमहूरी हुकूमत रही 10 साल से, कोई सुनवाई नहीं। आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार, गोवा की सरकार जो चुन के आई उनको तोड़ा गया पैसे के बलबूते पे। दिल्ली में भी कोशिश की गई लेकिन नहीं जमा। केजरीवाल को ये ऐसे जो मुखालिफ ने उनको ये जो डरा धमका के ED वगैरह से अंदर गया और भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं। और आप देखिए हुकूमत में अजित पवार का देखिए आप, और भी लोगों का देखो जिनके 2 रोज़ पहले उनके खिलाफ बयान दिए जाते हैं कि हम जेल में डालेंगे और 2 दिन के बाद में आप उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो चूँकि मेजॉरिटी उनके पास थी। अभी आप देखिए पिछले 10 साल का और ये 1 साल का मुआयना कीजिए। 1 साल में मोदी साहब मजबूर हैं, बैसाखी की सरकार है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। वरना इनके बस में होता तो अगर इस बार मेजॉरिटी आती तो NRC वगैरह सब कर देते। अभी वक्त का शोषण निकाले उसमें परेशान है। तो भारत का संविधान बदलने के बाद चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अभी आप देखिए होम मिनिस्टर होते हुए वो डॉक्टर अम्बेडकर के ताल्लुक से जो तज़ीक अल्फाज बोले उन्होंने, जिसके ऊपर इतनी बहस चल रही है, ये एक जमहूरी हुकूमत में ऐसा नहीं होता है। ये तो एक डिक्टेटरशिप है, मगर डिक्टेटरशिप इसलिए थे कि चूँकि उनके पास मेजॉरिटी है और जमहूरियत में मेजॉरिटी बड़ी माने रखती है। तो उनके जो भी अहकामात है उसको, यही मामले में मालेगांव को देखिए, फडणवीस साहब ने भी बीच में मीटिंग में लिए कि मालेगांव में रोहिंगी है। नीलेश राणे 2-4 बार आए, इससे पहले उन्होंने किले का मसला शुरू किया कि किले में मुसलमान रहते हैं, ये बाहर के इन्हें हटाया जाए। हिजाब का मसला भी आया। अभी नीलेश राणे ने बयान दिया, हालांकि जिम्मेदार मिनिस्टर है वो, हुकूमत का एक हिस्सा है कि भाई बुर्का पहन के नहीं बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, जबकि उसके ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने अपने मज़हब की, उसकी फैसले आ चुके हैं उसके बाद। तो ये मुसलमानों को खौफ और हिरास में पैदा करने के लिए मालेगांव में रोहिंग्या की बात शुरू की, वरना मालेगांव में आज तक एक भी रोहिंग्या बांग्लादेश नहीं। और मान लो ये बोलते हैं तो होम मिनिस्ट्री आपके पास है ना 15 साल से, ये क्या उड़ के आए ऊपर से? ये चीज़ केजरीवाल ने बोले दिल्ली में जब बदनाम कर रहे हैं अभी, तो ये इलेक्शन के प्रॉपर नहीं रहता। और चूँकि अब तो हो चुका है, अगले 5 साल की जो टीम है उस वक्त तो मुसलमानों को खौफ और हिरास में रखा जाए, इसके लिए सब ये चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के खौफ का माहौल पैदा किया जाए ताकि जो मुस्लिम है वो अपने हक को जो है वो मांगे ना?
ये भी हो सकता है। बहुत सारे मामले में जब मुसलमान अपने हक का मुतालबा करेंगे तो उस चीज़ को लेकर के कहीं अप्ने हक ना मांगने लगे, अपनी हिस्सेदारी ना मांगने वही लगे, अगर तो आदमी उसके लिए परेशान रहा, खौफजदा रहा, तो हक नहीं मांगते, डरते, खौफ पैदा हो जाता है। अभी हरियाणा के इलेक्शन देखिए आप, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लताड़े हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बोगस कर रहा है, बाद में वो मेयर के इलेक्शन। अभी हाल ही में दिल्ली का हुआ, वहाँ देखिए अब मारपीट क्या चल रहा था। तो ये अक़लियतों को घबराने के लिए, और इसका आप मिजाज देखिए, जैसा फसादात होते हैं, फसादात में शहरी इलाके में तो कुछ नहीं होता, लेकिन देहात में जहाँ छोटे मोटे मुसलमान हैं वो डर जाते हैं, फिर उनको वोट देते हैं, आप जैसा बोले वैसा। तो ये एक तरह की मुसलमानों को खौफजदा करने की साजिश है। क्योंकि मालेगांव में चूँकि एमपी इलेक्शन हार चुके थे, उसकी वजह से बस सिर्फ मुतनफ़िर होकर इन लोगों को तंग किया जाए, अच्छा, ताकि वोटिंग ना बढ़े। अभी किरीट सोमैया की जो बात है, ये दरअसल बीजेपी का आदमी और एक छुड़ा हुआ मोहरा है वो, हमेशा से, इससे पहले भी उन्होंने सब भ्रष्टाचार के ऊपर बोले हैं, ये बोले। ये भी रोहिंग्या मुसलमान का जो मसला है, मेरी अपनी नासिक राय में, मालेगांव में जो एक बैंक का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपये ऐसे मामूली अफराद के बैंक अकाउंट में जमा हुए और 10 मिनट के अंदर वो निकल गए। जैसे ही मालेगांव का नाम आया तो फ़ौरन किरीट सोमैया मालेगांव चले आए, बड़ी बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सब कुछ ली। उसके बाद में पता चला कि भाई उसमें तो हमारे जो रहने वाले 10-12 लोग हैं बेचारे, हमारे हिंदू भाई है, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनको निशाना बनाया गया, लालच दी गई। उन्होंने अपने आधार कार्ड, जैसे आजकल साइबर जराइम होते हैं जी, अब आप देखिए फ़ोन लगाए, अभी आजकल तो होम मिनिस्ट्री से लेटर आता है, होम मिनिस्ट्री की आवाज़ आती है कि कोई बीमार है तो ये नंबर दो, वो नंबर दो, ये मत दो। तो ऐसे साइबर केसेस चल रहे हैं। वैसे साइबर केस चलने के लिए ये कुछ लोगों को उन्होंने पैसा दिए, उनके अकाउंट में पैसे और निकल गया। ये तहकीक की है, बैंक के कुछ मुलाजमिन उसमें मुलविस है। उस चीज़ में आके 2-4 बार गए, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, ये 12-15 आदमी को ईडी ने नोटिस निकाली, नासिक से इनकम टैक्स वालों ने नोटिस निकाले, पूछताछ की, और बाद में मामला रफा दफा कर दिया। पता चला है कि करोड़ों रुपये इन लोगों को दिए गए हैं किरीट सोमैया को। अच्छा, अब उस इशू को बंद करना है, बंद करने के लिए तो उसके लिए नया मालेगांव का आपने शुरू कर दिया। अच्छा, वरना आप 1 महीने से रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जन्म दाखिले चल रहे हैं। इतना बड़ा लाखों जो फ्रॉड हुआ है, वो पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया, क्या इंक्वायरी की उन्होंने? अगर पूरा फ्लैश आउट, वो न्यूज़ पूरी फ्लैश आउट हो गई। फ्लैश आउट हो जी। और हमेशा से आप देखिए, दिल्ली की स्ट्रेटेजी रही, जब कोई एक मसला आता है, जैसा शाहीन NRC RCC से चला, शाहीन बाग का जो इनकलाब चला, वो ख़त्म करने के लिए एक नया मसला पैदा हुआ, मॉब लिंचिंग का। वो ख़त्म हुआ तो तीसरा शुरू कर देते। आदमी के जहन उधर रहता है, और ये जितने मसाइल पैदा करते हैं वो अक़लियत के ताल्लुक से ही करते हैं, अच्छा, और हम लोग उसी में परेशान रहते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो मालूमात है, इससे पहले जो कुछ लोगों ने बुलाए थे कि हज़ारकुली में घरकुल योजना में जो है करोड़ों का गबन हुआ है, उसके बारे में आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेंगी। आज भी हम वहाँ परेशान हैं, उनको सहूलतें नहीं है। अच्छा, रिजवान बैटरी वाले ने का कहना था कि भाई किरीट सोमैया को उनके ऑफिस पे आए, मीटिंग लिए कि भाई उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, और जो दोषी है कारपोरेशन लोग, उनको सज़ा दी जाएगी। वो मैटर ख़त्म हो गए। अच्छा, उसके बाद से आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं अच्छा, आता। पिछले 1 महीने से किरीट सोमैया 3-4 बार, जितने बार भी आए, तो सिर्फ ये बांग्लादेश मुसलमान, उनकी बातों में फ़र्क है। कभी 4000 सर्टिफिकेट बोलते हैं, कभी 3000 बोलते हैं, कभी 2000 बोलते हैं, झूठ का पलंदा बोलते हैं। अच्छा, ये जन्म के दाखिले भी जो दिए, तो आपको बता दूं, ये सेंट्रल इलेक्टेड बर्थ एंड डेथ रजिस्टर एक्ट, अच्छा, वो महाराष्ट्र में भी उसके रूल्स बनाए गए हैं। अच्छा, जैसी दवाखाना में पैदाइश होती है तो डॉक्टर खुद वो लड़के का नाम, होने वाले माँ बाप, एड्रेस, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के कारपोरेशन को भेज दिया जाता है, और कारपोरेशन उस पर से वो एंट्री कर देती। अक्सर डिलीवरी अगर घर में हुई दाई के मार्फत, तो फिर लड़के के माँ बाप उन्होंने करवाते हैं। मालेगांव का ताल्लुक चूँकि यहाँ पावरलूम इंडस्ट्री है, यूपी, बिहार, पटना और भी मुख्तलिफ खानदेश, सब जगह से लोग आए के बसे हुए। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब मजदूर हैं, बच्चों की भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हर घर में 5-7 बच्चे रहेंगे। तो जो रुझान है ये सर्टिफिकेट नाम नूनवाना, ये सब इंदराज करना चाहिए, वो कई लोगों ने नहीं किए। मालेगांव के सियासी लोगों ने
और भी लोगों ने इस बात को लोगों को बता के कि ज़रूरी, चूँकि एनआरसी और ये जो मसला शुरू हुआ उसके लिए बर्दाश्त चाहिए, तो हम वहाँ से एक तरह का पैगाम दिया लोगों को कि अपने अपने कागजात दुरुस्त कर लिया जाए। बेदारी वहाँ से बेदारी पैदा हुई, जी, जी। चूँकि बेदारी पैदा हुई तो जिन्होंने नहीं किए हैं तो रजिस्टर करवाए। जी। अभी कानून में ऐसे है कि 1 साल के अंदर रहा तो कारपोरेशन रजिस्टर करती है। अच्छा पहले पावर्स कोर्ट को दिए हुए थे, अदालत को। अच्छा अदालतों में पहले से इतना ज़्यादा काम है जी कि वो मुमकिन वक्त में अदालत काम नहीं कर सकते, फौजदारी, अच्छा। दीवानी, रिमांड वगैरह। अच्छा। और ये जो काम है ये समरी प्रोसीजर के रहते छोटे अच्छा। मोटे। अब बर्थ दाखिला देखने के लिए माँ का एफिडेविट, बाप का एफिडेविट और जो कागजात के भाई आप यहाँ के रहने वाले हैं जी। या बच्चे की पैदाइश है, जी। तो कोर्ट बोलता है आपको सबूत दीजिए। तो आदमी अच्छा। क्या करता है, कोर्ट में पिटीशन दाखिल करता है, हलफनामा देता है, राशन कार्ड हुआ, टेलीफोन हुआ, जी। या ऐसे जो कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और जी। डिलीवरी हुई, दवाखाने में डिलीवरी हुई तो उसका सर्टिफिकेट रहता है, कोई ज़रूरत नहीं हुई तो दाई का एक आधी एफिडेविट की भाई मैंने डिलीवरी करवाई और है जी। गया, और इसकी बुनियाद पर अदालत ऑर्डर कर। अच्छा ये समरी प्रोसीजर है, अच्छा, जैसा अच्छा, मेंटेनेंस का उसका। अच्छा मतलब ये सब देने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया उसके जाता बाद है, में एक तरीके से ये को- प्रोसीजर जी होने हाँ। के बाद ही जी इशू हाँ। किया जाता वो है। कोर्ट इशू करती है। जी। अगर अंदरों ने 1 साल रहा तो एफिडेविट देके कारपोरेशन ही कर। तो जो किरेट सुमैया का जो इल्ज़ाम है कि मालेगांव में जो 3000-4000 लोग जो है उनके दाखिले बना के दिए गए, तो ये लोगों ने भी ये प्रोसीजर फॉलो किया होगा। सभी ने किए, लेकिन मसला क्या हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट को जो पावर्स दिए गए थे, गवर्नमेंट ने उसमें तरमीम की और वो ये रेवेन्यू ऑफिसर को दे दी। अच्छा है ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इशू करते हैं। अब नायब तहसीलदार और ये जब इशू करते हैं तो जाहिर है इनके पास और भी दूसरे काम हैं। कागजात की बारीकी हो सकता है उन्होंने बारीकी से ना देखे हो, लेकिन ये रोहंग्या या बांग्लादेश के नहीं, ऐसे अफराद जिन्होंने अपने बच्चों की या तो अमवात या पैदाइश अंदराज नहीं की है, कारपोरेशन को इन्फॉर्म नहीं किया है, वो महसूल से ये दाखिल करके एक्ट के तहत वो सर्टिफिकेट ऑर्डर लेते हैं और फिर जाके वो करवाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि तहसीलदार भी आँख बंद करके दे रहे थे। पिटीशन रहता है बाज़ाब्ता, उसके ऊपर एफिडेविट रहता है, साथ में राशन कार्ड। अब राशन कार्ड का के लिए जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी से नीचे, उनको राशन देने के लिए वो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है आपकी शरीयत का। जी जी। लेकिन चूंकि अभी मोबाइल नंबर बैंक में देना ज़रूरी हो गया, ऑनलाइन राशन कार्ड ज़रूरी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो बना रहे हैं वो, तो उस हिसाब से लोगों ने जिनके लिए मशवरे दिए और किए। तो तहसीलदार ने भी ऐसी, जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात, ऐसी एक भी केस नहीं है जो यहाँ कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या और किसी शहर का आदमी और जिसने अप्लाई किया। लेकिन ये बने बनाए, और जब आपको जब एक इमेजिनरी या तस्वुर पेश करना है तो आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा लो ना, उसके क्या है। अच्छा अभी इसीलिए देखिए SIT बैठी तो किसी ने इख्तलाफ नहीं किया है, जी। होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक मिसाल देता हूँ आपको, एक केस ऐसी है कि एक आदमी 1932-36 में उसके वालिद की, दादा की प्रॉपर्टी यहाँ ली हुई, फ़िक्र मुआश के सिलसिले में यहाँ से वो सूरत शिफ्ट हो गए, सूरत में बाल बच्चों के साथ रहे। उसके बच्चों के पैदाइश मालेगांव में हुई, यहाँ नोट नहीं है, सूरत में नोट नहीं कर सकते इसलिए कि वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं, तमाम कागजात मालेगांव के। वो आदमी ने एप्लीकेशन में पता सूरत का लिखा, जाहिर है वहाँ रहता है तो वो पता लिखा जी। और कागजात मालेगांव के दाखिल की। ये बताया, बोले तो ये बाहर का है और इसने यहाँ से ली। अरे भाई, उसकी प्रॉपर्टी 1932 में, बांग्लादेश तो 1973 में 74 में बना, प्रॉपर्टी 32-33 आज़ादी के पहले उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बारे में देखिए ये बाहर का आदमी। तो किसी तरह सिर्फ ये खौफ और हरास पैदा करना, मुसलमानों को परेशान करना, लोग डरना, खौफ पैदा होना, और उसके लिए ये शुरू किया गया। अच्छा SIT जो है वो गठित कर दी गई, तो उसके बाद फिर किरीट सुमैया का बार बार मालेगांव शहर आना या अब यहाँ ये पर जो है फेल कालअदम है, गैर कानूनी है। लेकिन कैसे है, सब ने आँख बंद करे हैं। जब बिल्ली दूध पीती है वो समझती कोई नहीं देख रहा है, ये सब देख रहे हैं। ये चीफ जस्टिस को भी मालूम है, चीफ मिनिस्टर को मालूम है, होम मिनिस्टर को मालूम है। जब SIT का गठित किया गया, वो जिम्मेदार है, फैसला रिपोर्ट कुछ भी हो उनकी, सही है गलत है, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये तो एक जुडिशियल जो कमेटी बनाई उसमें इंटरफेरेंस होता है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। जैसा कोर्ट अपना फैसला देती है, आप मुदाखलत नहीं कर सकते उसमें,
ये इंटरफेरेंस है। जैसी SIT बैठी उसका काम ख़त्म हो गया। मगर चूँकि वो BJP का आदमी है और यहाँ के ऑफिसर भी डरते हैं। अभी एक जगह बताया, कहीं गए वो परभनी के, तो कलेक्टर अपनी कुर्सी देके उनको कुर्सी पे बिठा रहे, वो तो कुर्सी की तौहीन है। इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। गोदी मीडिया भी खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलेगी, जो उनका आदमी है। तो दरअसल ये उनका मोहरा है। और ऐसा आदमी, उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम है, सेक्स के इतने इल्ज़ाम लगे, उनकी पूरी रैकेट फिरी हुई है, और ऐसे आदमी को आप वो बता रहे। ठीक है, SIT बिठाई, आप तफ्तीश कीजिए, अगर कोई दोषी पाया गया तो उनका रजिस्टर कीजिए। और ये इस टाइप की एक केस नहीं है। आपको मिसाल देता हूँ, वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहते, कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए जाते प्रांत से, वो जन्म का दाखला, आपका एफिडेविट, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, रिश्तेदारों का एफिडेविट, इलेक्टोरल रोल, ये सब कागजात देखते हैं कि हाँ भाई आदमी मालिकों का रहने वाला है, इसकी ज़ात ये है, ज़ात के ताल्लुक से जो करीबी रिश्तेदार हो गए जिनके जैसे OBC है, OBC के पुराने सर्टिफिकेट पे जुला मोमिन लिखा हुआ, ये सब देख के कास्ट सर्टिफिकेट देते। इसके बाद भी माना नहीं जाता जब तक वो वैलिड नहीं होता। कई बार ऐसा होता है वैलिडिटी में जाते हैं, वैलिडिटी वाले एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी, वो खुद तफ्तीश करते हैं वैलिडिटी के लिए, वो घरों पे जाते हैं और आपने जो शिजरा दिया है कि जो आपका रिश्तेदार बताया वाकई आपका रिश्तेदार आए नहीं है, वो देख के ऐसी कई केसेस हुए जिन्होंने कहा सर्टिफिकेट रद्द किए कि भाई ये पूरे जो उसके जो रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट कम है इसलिए हम नहीं मानते। तो उसके ये मतलब ये हो कि इन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट दी। ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बोलने के लिए बोगस डॉक्यूमेंट कब रहेंगे? इन्होंने बर्थ एक्सट्रैक्ट प्रिंट करवा लिया जिसका रिकॉर्ड नहीं है, बना लिए बोगस, लिखावट बोगस है, प्रिंटिंग बोगस है, तो ये बोगस डॉक्यूमेंट, ये बेतरतीब डॉक्यूमेंट है। बोगस नहीं बोल सकते। कम डॉक्यूमेंट है। अच्छा, बाकी जो तफसीली, चूँकि मैं ये रिमांड के वक्त नहीं था, हमारे आरिफ साहब बता देंगे जिन्होंने बाज़ाब्ता हल किया है। अभी अब शोहर का नाम बीवी के नाम में फ़र्क है। बोले आपका ये तो बाप का नाम लिखा हुआ, ये बीवी का। अरे जाहिर है जब तक शादी नहीं होती तो बाप के नाम के कागजात रहेंगे जी। हिंदू लोगों में देखिए ऐसे जैसी शादी होती है आमतौर पे वो बीवी के नाम बदल देते हैं बाज़ाब्ता, लेकिन उनके वो रहता है, गैजेट करवाते हैं और फिर नाम चेंज किए जाते हैं। अकलियतों में हम लोगों में ऐसा नहीं है, वही नाम चलता, सिर्फ शोहर का नाम बदलता है। अब इन्होंने तब्दीली लाई कि माँ का नाम भी डिग्री में लगाना, पहले कहीं नहीं था ये। जी बाप का नाम नहीं लगाते, अभी माँ का ज़रूरी है। अभी भी आप आमदार का देखेंगे तो हर मिनिस्टर आगे अपने माँ का नाम लगा रहा है। तो कानून में जो तब्दीली आती रहती है वैसे होते रहते। तो मैं उसी एक टॉपिक पे आ रहा था कि मालेगांव शहर में इस मामले को लेकर 3 लोगों पर जो है बाकायदा FIR की गई है, जिसकी पैरवी आरिफ शेख साहब आप कर रहे हैं। और वो क्या पूरा मामला था और कहाँ क्या कमी थी, किस ग्राउंड पर उनको जो है मुल्ज़िम बनाया गया है, इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा। इस मामले में ऐसा है कि छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, इसमें तहसीलदार ने फरियाद दी है पुलिस स्टेशन में। उनके कहने के मुताबिक ये 3 लोगों का नाम है, साजिद, शबाना और नजमा बानो। अब तीनों के ताल्लुक से जो है तो FIR में उन्होंने डिटेल ऐसा दिया हुआ है कि किस तरीके से ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया। शुरू में ही वो तहसीलदार FIR देते वक्त ही ये बात बताते कि यहाँ पे किरीट सोमैया ने आके तकरार दिए और वो तकरार देने के बाद हमारी नज़र में ये मामला सामने आया। तो क्या सामने आया? तो साजिद के ताल्लुक से वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जो उसका जन्म का प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण पत्र मिलने के लिए जब उसने डॉक्यूमेंट दाखिल किया तहसील कचहरी में, तो उस वक्त उसका रेशन कार्ड में नाम नहीं था। दूसरा, नजमा बानो के बारे में वो ये बोलते हैं कि भाई उनका जो है तो नजमा, एक रेशन कार्ड में नजमा अंसारी था सिर्फ, लेकिन जन्म दाखिले के अंदर उनका वल्दियत के साथ नाम लगा था। शबाना बानो के बारे में ये बोलते कि भाई उसका नाम एक जगह पे अपने शौहर के साथ में नाम था, एक जगह पे उसके वालिद के साथ में उसका नाम था। अब ये तीनों चीज़ें जो है ये अगर हम लोग देखते हैं, इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं आई कि भाई ये लोगों ने कुछ बोगस डॉक्यूमेंट तैयार किए और तहसीलदार के सामने दाखिल किए जिसके लिए वो जन्म दाखला इनको मिले। ये बात है कि डॉक्यूमेंट के नाम के अंदर जो वेरिएशन है
उसी के लिए तो जन्म का प्रमाण पत्र मांगने के लिए जब हम नायब तहसीलदार तब एप्लीकेशन देते तो नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी ये रहती कि जो डॉक्यूमेंट आए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट को वो स्क्रूटनाइज करे, उसको वेरिफिकेशन करे कि भाई ये डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए ये प्रॉपर है या नहीं है। तो फिर ऑफेंस कब रजिस्टर हो रहा, उनको जन्म दाखले जो है वो दे दिए गए, देने के लगभग ऐसा समझो कि 15 दिन 20 दिन बाद एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर हो रही। तो जिस वक्त ये जन्म दाखले तैयार किए गए और उनको दिए गए उस वक्त ये नायब तहसीलदार के समझ में नहीं आए, उस वक्त स्क्रूटनी हुई नहीं हुई, इसके बारे में क्या है रिकॉर्ड। तो इनके खिलाफ में जो है तो कोई ऐसा मामला नहीं दर्ज है या कुछ ऐसा मामला इनके हाथ से हुआ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पे इन्होंने ये यहाँ के रहवासी नहीं थे या यहाँ उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी इन्होंने गवर्नमेंट के अधिकारी को फंसा के या उनकी दिशा भूल करके वो सर्टिफिकेट ले लिए। ऐसा कहीं से कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। एडवोकेट साहब, आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगा, ये जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है जी। तो ये 3 लोगों का बैकग्राउंड क्या रहा है? आपकी जो तफ्तीश हुई, आपने जो पूछताछ की है इन 3 लोगों से, क्योंकि आप इनको प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में, इन तीनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये एक नॉर्मल मैन इंसान की तरह है, आम आदमी की तरह है, या ये वाकई में बाहर के लोग हैं? ये तीनों भी जो हैं ये एक आम आदमी की तरह मालेगांव के ये लोग परमानेंट रहवासी है। अब इसमें साजिद जो है वो तो सिटी कॉलेज के अंदर कुछ बीए की पढ़ाई कर रहा था, वो लड़का है, वो सभी डॉक्यूमेंट उसके कॉलेज में अवेलेबल है और यहाँ के रहवासी है, इसके ताल्लुक से उसके पास सब प्रूफ है। नजमा बानो और शबाना जो है ये भी मालेगांव के हैं, यहाँ तक कि इनके बाप दादा जो है वो मालेगांव के अंदर जो इंतकाल कर गए उसके सर्टिफिकेट वगैरह पुराने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब इनके पास यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन तीनों को या ये जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ इसको कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या के नज़र से ना देखे कि भाई ये ऐसा कोई मामला है। ये मामला ये सब चीज़ों से हट के है और ये मामला इसीलिए दर्ज किया गया है, ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मालेगांव के लोगों के अंदर डर सा माहौल बना रहे और कुछ ना कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए, इसीलिए ये मेरे हिसाब से बोगस कार्रवाई है। तो ये तीनों पे ऊपर कोई देशद्रोही का मुकदमा भी दर्ज किया गया है? ऐसा कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, सिर्फ मुकदमा यह है कि इन्होंने जो है ये बोगस बनावट डॉक्यूमेंट दे के अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है वो तहसीलदार से लिया है, इतने ही एलिगेशन है और कुछ नहीं। देखिए, एक बात का मैं और इजाफा करूंगा इसमें, एफआईआर में आज ही पढ़ूँ, आप एफआईआर देखेंगे, देखिए एसआईटी गठित होगी, एसआईटी अपनी इंक्वायरी कर रही, गवर्नमेंट ने तहसीलदार नायब तहसीलदार 2-3 आदमियों को सस्पेंड भी किए हैं, सस्पेंशन भी टोटली इलीगल है। आप किसी नतीजे पे पहुँचे नहीं, कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जैसा उनके पास कोई पासपोर्ट मिला या कोई और ऐसी चीज़ें मिले जिससे ऐसा दिखे कि वो भारतीय नहीं है। इशू जो बनाए इन्होंने अखबारात में भी, टीवी पे भी, इस पे भी कि 3-4 हज़ार ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी इन्होंने अपने बर्थ एक्सट्रैक्ट बनाए, जबकि कागजात सब मालेगांव के पुराने हैं। एफआईआर में ये नहीं बोलते, बताते हैं कि बनावटी कागज़ है क्योंकि वालिद का नाम है, शौहर का नाम है, ये उसमें फ़र्क है। वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, इसलिए हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं और ये तफ्तीश करना चाहते हैं। रिमांड रिपोर्ट में भी बताते हैं कि इन्होंने कागजात बनाए, इसमें फ़र्क दिख रहा है, वो कैसा है क्या है वो हमको तफ्तीश करना है। तो ये सिर्फ एक जैसे स्कैंडल रहते हैं वैसे रोहिंग्या स्कैंडल है और इंशाल्लाह एसआईटी में सब दूध का दूध पानी का पानी आएगा। एक भी, जहाँ तक मेरी मालूमात है, हम लोग भी रात दिन प्रैक्टिस करते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हमने अपील चलाते हैं, आते जाते, उनसे भी बातचीत हुई। हमने कहा कि भाई आप लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, फिर जब ऑफिसर है या अगर कॉन्स्पिरेसी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो आप लोग भी फिर को एक्यूज होना चाहिए। बोले साहब हमारी हुकूमत है और हमको सस्पेंड करें, अब हम क्या बताएं। कागजात हमने देखे, कुछ बेतरतीब कागजात हो सकते हैं, कागजात गलत या जाली बनाना अलग चीज़ है और इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट देना या बेतरतीब कागज़ देना, कम देना। अब राशन कार्ड का क्या मतलब है? जो सतह गुर्बत से नीचे उनको हुकूमत अनाज पहुँचाती है, उसके लिए खिचड़ी स्कूल में पहुंचाई जाती है, 50 शेड्यूल निकलते, आपने भी सुने हैं कि खिचड़ी बच्चों को नहीं खिलाई जाती, खिचड़ी के चावल बेच दिए जाते हैं, कई केसेस भी हुई उस टाइप के। ये स्कैंडल, लेकिन सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेश बोल के
क्योंकि मालेगांव में जो पुराना बैकग्राउंड देखेंगे इलेक्शन का उसका हुआ, तो बस एक खौफ पैदा करना लोगों में, पढ़े लिखे लोग नहीं समझते, नहीं, डर जाते हैं। अभी ये खातून 2-3 रोज से पुलिस कस्टडी में, एक नफसाती तौर पर था पुलिस, आम आदमी शक करने लगता वाकई इधर उधर के तो नहीं है, जिनको इल्म नहीं, ये समझे कहीं नए मुकाम पे जाके आए बसे हैं, आजू बाजू के लोग शक शुबा पैदा हो जाता है। तो एक तरह का खौफ व हरास पैदा करना, जैसा फसादात में हम लोग डर जाते हैं, तुम्हारे पास पिस्तौल रहेंगे, बंदूक रहेंगे, तब भी खौफ पैदा होता था कि भाई क्या लोग आए और हमला कर दे। उस वक्त अच्छे अच्छे लोग डरते थे। वही खौफ और हरास सिर्फ मुसलमानों में पैदा करना, बेचैनी पैदा करना, ताकि फिर आगे जैसा वो चाहे वैसे मोल कर सके उसके लिए। जहाँ तक मुंसिफ का ताल्लुक है, चूँकि FIR रजिस्टर हो गया है, मुंसिफ को दोनों चीज़ें देखना पड़ती हैं, मुलजिम का भी उनका भी। वो कंप्लेंट पड़ती है, इसमें इल्ज़ाम आता है, ठीक है तफ्तीश करना है, समझ में आता, लेकिन इसके बाद भी पीछे देते। जब तक पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं देंगे तो इंट्रोगेशन मुकम्मल नहीं हो सकता है। अब पुलिस लेके आती झूठे कि हमको कागजात जमा करना है, कहाँ बना है, कहाँ पे लिए, किधर लिए, कहाँ छापे, ऐसे सब एक तरतीब रहती है पुलिस कस्टडी मांगने के लिए, वही बार बार रिपीट होते रहते, और इसलिए अदालत पढ़ के 2-4-5 रोज पुलिस कस्टडी दे देती है। अच्छा, तो ये जो मामला भी, जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है, ये तो जाहिर सी बात है बेलेबल है, या इसके लिए थोड़ा सा लोग फिक्रमंद है कि इसमें बेल होती है नहीं होती है, क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है। गुनाह जो है वो नॉन बेलेबल है, अच्छा, लेकिन जमानत हो जाती है। अच्छा, और जो अपने सामने ये गुनाह जो है, इसके अंदर तो बहुत सारी कायदे से अगर देखा गया तो बहुत सारी उसके अंदर जो है तो कमी महसूस हो रही है मुझे। बहुत। हाँ, तो इसीलिए तो इसमें ज़मानत होने जैसे हालात है। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक ज़माना था जब डॉक्यूमेंट पे अगर किसी का नाम अब्दुल लिखना था तो AB डॉट लिखा जाता था, शेख लिखना था तो SK डॉट लिखा जाता था, बराबर, मोहम्मद लिखना था तो MD MD डॉट लिखा जाता था। अब जो है वो थोड़ा सा फ़र्क डॉक्यूमेंट में अब वो नज़र आता है। कहीं पुराने जो डॉक्यूमेंट है उसमें MD डॉट है, नए डॉक्यूमेंट में पूरा मोहम्मद है, फिर वो भी एक फ़र्क जो इस तरह के जो है, तो फिर इसको किस तरीके कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात, 2 ज़बानें जो है अब होती है, एक तो अंग्रेज़ी और दूसरी मराठी, हर डॉक्यूमेंट में ये 2 ज़बान, तो कौन सी ज़बान को कंसीडर किया जाए, क्योंकि दोनों ज़बानों में काफ़ी जो है स्पेलिंग आप देखेंगे तो फ़र्क आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, तो इसको किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। क्या है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट देखकर उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है तो एक शख्स के जो है तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर उसका जो प्रॉपर नाम है वो प्रॉपर नाम जो है तो वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जैसे आधार कार्ड के ऊपर जो है तो पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन स्कूल के LC के ऊपर सिर्फ मो बोल के डैश है या MD बोल के डैश है, दूसरा और कोई उसके जन्म दाखिले के अंदर कुछ और है, तो 2-3 डॉक्यूमेंट जो है वो एक दूसरे से मैच करके उसका प्रॉपर नाम जो है वो प्रॉपर नाम उसका सामने लाया जा सकता। दूसरी बात ऐसी कि इस ताल्लुक से अगर कुछ सरकारी ऑफिसेज़ के अंदर कुछ तकलीफ़ आती है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि पासपोर्ट बनाते वक्त ये दिक्कत अक्सर करके आती है। तो उसके लिए हम लोगों के पास रास्ता ऐसा है कि एक तो गैजेट के अंदर उसको करेक्शन किया जाए या एक एफिडेविट तैयार करके उसको वो एफिडेविट दिया जाए। ये सब रास्ते हैं उसके लिए, बहुत मुश्किल काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत सारी जगह जैसे किसी का नाम शाहिद है तो अंग्रेज़ी में उसको शहीद कर दिया जाता है। बहुत सारे जो है इस तरह की जो है तो उसको करेक्ट कर सकते उस तरीके से जो मैं बताया हूँ अभी। जो बताया ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अब्दुर्रहमान भाई के जो कुछ सवाल है इसको ही मैं तसलसल आगे जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब्दुर्रहमान भाई ने बताया कि स्पेलिंग का जो मिस्टेक होता है, जैसे MD है, कई मोहम्मद में MOHAD लगाया जाता है, इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पे जो डिजिटलाइज किया गया इंडिया को, डिजिटलाइज जैसे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कोई और डॉक्यूमेंट, इलेक्शन वोटर ID कार्ड को भी डिजिटलाइज किया गया है, या पासपोर्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट एरर बोल के इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बता रहा हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था और इत्तेफाक से मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया था। नया पासपोर्ट बनाने के लिए, चूँकि ये कानून में भी ये जो अमेंडमेंट्स आए या ये दुरुस्ती अभी आई, मैं मुख्तलिफ जगह पढ़ा हूँ। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में मेरे नाम की स्पेलिंग AZIM है, अब्दुल अजीज खान की, और बाकी के डॉक्यूमेंट में AZEEM है।
वो देख के पासपोर्ट के लिए बोले कि आपकी स्पेलिंग गलत है। फिर मुझे वो गैजेट करवाना पड़ा और पासपोर्ट कानून में से कम 3 चीज़ें एक जैसी नाम की चाहिए। उसके लिए सब बैंक है, बैंक में आपने जो नाम दिए, फोटोग्राफ तो रहती है हर जगह आपकी, आजकल कंपलसरी होगी, वो करेक्शन हो गया। दूसरा वोटर आईडी है या इलेक्शन कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसे कोई 3 चीज़ें नहीं रही तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप दुरुस्ती करो, आप आधार कार्ड चेंज करवाओ, उसमें दुरुस्त करवाओ, अपडेट करवाओ या फिर गैजेट करवा के करवाओ। ये अभी इन्होंने शुरू की है, पहले नहीं था। पहले सिर्फ आप एक एफिडेविट दे दो मान लेते थे। अभी मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट पे एक जैसा नाम आना चाहिए। और ये गलती हर जगह होती है। हमारे नाम जो रहते हैं वो अक्सर मुदस्सिर है, ये कुछ ऐसे नाम है जो उसका तलफ़ुज़ रहता है, अरबिक नाम जो रहता है। तो मराठी में जो भी डॉक्यूमेंट इसको लिविंग सर्टिफिकेट लिखने वाले रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, तो उसमें अब मुझे अजीम को बाद लोग अ जी नीचे नुक्ता दे के एम लिखते हैं, या कुछ लोग अ जी अजीम लिखते हैं। ये चेंजेस आते रहते हैं जी। तो इन केसेस में यही सब चीज़ें पाई गई है जी। ऐसे तफरीका और कुछ नहीं। और जो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो इश्यू है इनका रोहिंग्या बांग्लादेशी को, वो मसला ही नहीं है। इन लोगों ने भी देखिए जो दाखिल किए एप्लीकेशन वकील के पास गए, वकील ने ड्राफ्ट की है, वकील ने एफिडेविट फाइल किया, वकील ने कहा कि भाई आप आधार कार्ड लाइए, आप राशन कार्ड लाइए, आप ये लाइए, आप वो लाइए, 5-7 डॉक्यूमेंट के भी आपको ये बताने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट दाखिल किए। अच्छा। अब जाहिर है राशन कार्ड पुराना है, जूना है, उसके ऊपर आप बोल रहे हैं ये फटावा दिख रहा, कुछ भी तुम्हारा वो है। अच्छा। ये तो सिर्फ शक है, और शक का इलाज लुकमान के पास भी नहीं, आप और उसको अभी कुछ नहीं कर जैसे कि सकते। शहर में जो बताए जा रहे हैं, जिन लोगों के दाखिले बन चुके और उनकी भी एसआईटी जब कमेटी तश्कील दी जा चुकी है, तो लोगों के अंदर, शहर के अंदर एक भीति का माहौल बना हुआ है। तो ये आवाम को अभी क्या करना चाहिए? जिन लोगों के घर पे इनको भी कोई घबराने की बात नहीं। एसआईटी आती, शौक से आए, उनको आप चाय पिलाओ, आपके एक कागजात बताओ। जब वो यहाँ साल से उनके आबा अजदाद रहते तो डर किस बात का है? डरेगा वो आदमी जो वाकई बाहर से आया, जिसके पास कुछ नहीं है। यहाँ आपके पास खरीदी खत है, टेलीफोन है, मोबाइल पे आजकल सबके पास रहता है। इलेक्शन यादी में आपके नाम आए हुए हैं सालों साल, कारपोरेशन की यादी में है, राशन कार्ड में है, इलेक्ट्रिक बिल पे है, जो भी चीज़ें खरीदते हैं उस पर पता आता है आपका। बहुत सी चीज़ें आजकल तो आदमी ऑनलाइन करता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। करस्पॉन्डेंस रहता है आदमी के, खुतूत वगैरह आते जाते हैं, शादी के रुखे वगैरह आते हैं, वो सब दिए जाते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट एविडेंस बताइए, घबराने की कोई बात नहीं। हमारे माशरे में क्या है, पुलिस की गाड़ी आगे, 4 आदमी आगे, एक आदमी डर जाता, अरे यार पुलिस की गाड़ी आगे, मायूब बात समझी जाती थी। मगर अभी तो हालात ऐसे आ गए, 2-4 मिनिस्टर जब तक 10-20 केसेस में नहीं रहते, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। ये क्वालिफिकेशन हो गई। अभी आप यूपी में देखिए, आप जो है वो क्वालिफिकेशन है आज। और आप देखिए जितने अनपढ़ लोग हैं, जितने गुंडे लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हुकूमत चलाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं जानता है वो। एडवोकेट शेख साहब, क्वालिफिकेशन होगी बदकिस्मती से। एडवोकेट शेख साहब, इसमें एसआईटी का क्या रोल रहा है तीनों केसेस में? एक ही केस दर्ज हुआ ये। इसके अंदर एसआईटी का रोल सिर्फ इतना ही है कि इनके जो लीडर है किरीट सोमैया साहब, उन्होंने छावनी में जाकर और एक कंप्लेंट दी है कि भाई जन्म दाखिले जो है वो कुछ बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पे बनाए गए, उसकी कार्रवाई करो। इससे ज़्यादा उनका आगे कोई रोल नहीं। और एसआईटी भी इसमें शामिल है क्या? नहीं, इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें छावनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। एसआईटी की तरफ से अभी तक नहीं, कुछ भी FIR नहीं, या कुछ भी नहीं, कुछ लीगल ऑफेंस लिया नहीं गया? नहीं। अच्छा, अभी जो नए जो प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र है, उसको भी बनाने के लिए अभी बहुत सारी दुश्वारियां आ रही है। नहीं, अभी कुछ दिन के लिए उसको बंद किया गया, स्टे दिया गया है। गवर्नमेंट ने स्टे दिया है अभी, जब तक ये हो रहा है बोल के। इस बारे में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने भी मेमोरेंडम दी है और बताया गया है कि भाई बदकिस्मती से अभी ये बच्चों के जो रिजल्ट, स्कूल एजुकेशन शुरू होता है 4 साल के ऊपर जिनको उम्र हो जाती है, उसमें भी पीरियड दिया हुआ है। अगर ज़्यादा होगी तो फिर लेते नहीं, अगले साल आप जाओ बोल के। और उसके लिए बर्थ एक्सट्रैक्ट नेसेसरी है। कुछ तो ऐसे केसेस है देखे तसाहुल के, वो भी हमने लिखे हैं। अभी एक कोविड के टाइम का ऐसा है, किसी एक शख्स के वहाँ लड़का पैदा हुआ, वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ। हॉस्पिटल के डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर वो लड़के का नाम, चूँकि नाम नहीं होता है लेकिन अपन लोग देते हैं, माँ का नाम, बाप का नाम, घर का पता, कब हुआ, डिलीवरी कार्ड वगैरह वो सब उन्होंने भर के रखे।
कोविड शुरू हो गया, कोविड में आना जाना बंद था, सब बंद था, किसी ने लिए नहीं, वैसे अधूरा रह गया। बच्चे की उम्र 4 साल हो गई। अब उन्होंने बाद में अर्जी दी है कि भाई मैंने तो पैसा भरे कि अमुक तारीख को मेरे वहाँ ये दवाखाने में बच्चा पैदा हुआ, उसका बर्थ एक्सट्रैक्ट दिया जाए। कारपोरेशन ने लिख के दिया हमारे वहाँ इसका इंदराज नहीं है, आपको कोर्ट से लाना पड़ेगा। उन्होंने अर्जी दी कि भाई हमने तो पैसे भरे, ये हमारे पास रिसिट है दवाखाने की। वहाँ देखे तो बदकिस्मती से तो डॉक्टर ने भेजे ही नहीं थे। जाके डॉक्टर मिले, डॉक्टर ने अब लिख के दिए। अब वहाँ ले जाके एप्लीकेशन दिए, बोले ठीक है हम देख के देते हैं। इस दौरान हुकूमत से स्टे आ गए, बोले भाई जब गवर्नमेंट ने मना किया हम कहाँ से देंगे। अच्छा ऐसे भी वाक्य तो मुझे बताया। अच्छा कुछ ऐसी भी है जो घर पे डिलीवरी जी, होगी, किसी जी, वजह जी। से नहीं दे पाए, जी। अर्जी पेंडिंग है। जी। मगर अब कारपोरेशन में वैसे हो गया कि वो भाई चूँकि हुकूमत का स्टे आ गया है, आदमी खौफजदा हो जाता है। वो हर आदमी अपनी नौकरी देखता है, मेरे को कहीं वो बला टालना, मेरे ऊपर कहीं को ना बोलता भाई जब भी वैकेट होगा हम आपको दे देंगे। इसीलिए एसआईटी का हम भी चाह रहे हैं कि जितने जल्दी ये तफ्तीश कर ले उतना अच्छा है, सब क्लियर हो जाए। अभी तक के हमने SIT कहा में- भी है कि कुछ मामलों को इससे मुस्तस्ना रखो, क्योंकि ये जिन लोगों के दाखिले पेंडिंग है वो के बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है, तो उनका क्यों रोक रहे हैं आप। जो दे चुके सही है गलत है वो तफ्तीश करते रहो। प्रधान को भी हमने मेमोरेंडम दिया और बताया गया कि भाई इससे कितने नुकसान हो रहे बच्चों को तालीम। एक तरफ तो आपका सेंट्रल एक्ट राइट टू एजुकेशन है, Right to education। जो बताता है कि बच्चों को पढ़ाओ और ये करो, और आप उनके दाखिले नहीं दे रहे। अच्छा, कम से कम गवर्नमेंट उसमें ये लिख सकती थी कि कोई प्रोविजनल लो, जैसे आप देखते हैं MBBS के एडमिशन्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट पे भी रहता है, वहाँ वो आपको प्रोविजनल एडमिशन दे देते हैं, फ़ी भी ले लेते हैं, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड प्रोडक्शन। वो 1 साल लग जाता है, वो आ गया तो आप कंटिन्यू रहते हैं, नहीं आया तो डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसा कोई रास्ता हुकूमत ने निकालना चाहिए, उनको रोकना है, तफ्तीश करना है, तफ्तीश करें। उस ताल्लुक से भी हमने रिक्वेस्ट की है कलेक्टर साहब को उनको। और 7 फरवरी तक मौका दिया, वरना बाकी जो सियासी लोग हैं अपने आंदोलन करेंगे या और जो भी तरीके इस्तेमाल करेंगे। मगर कलेक्टर साहब ने उन्होंने भी देख कि ये जो परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि ये पीरियड देखिए फरवरी मार्च, जितने कॉन्वेंट स्कूल है अभी सब जगह अब एडमिशन हो जाते हैं हर जी। जगह, जी और उसके लिए भी इंटरव्यू रहते हैं। उनके पास भी सिलेक्टेड अच्छे स्कूल जो रहते हैं ऑलरेडी, अगर ये नहीं रहे तो उनके पास ऑलरेडी जो बच्चे रहते हैं लिस्ट में, उनको ले लेंगे तो वो दाखिले से वो हो जाएगा। जी इस एक्ट में फिर ये तरमीम होना चाहिए। ऐसे कोई तरमीम नहीं, उसमें क्या है आपका कि भाई घर की डिलीवरी हुई तो आप एक एफिडेविट दो और उसके ऊपर वो कर लेते हैं। चूँकि ये लोगों ने ताखिर से किया इसलिए मसले पैदा आ रहे। ये आवाम में बेदारी आनी चाहिए। जब औलाद पैदा हुई जब भी अगर हम ले जाके एप्लीकेशन दे देते तो ये मसाइल पैदा नहीं होते। खैर ये जो पूरा वो जो भी है मामला तो अब तकरीबन सबके सामने है। एक आम शहरी जो खौफज़दा है, एक आम मुसलमान जिसको दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं से खौफ तारी हो चुका है, आप उनको क्या यकीन दहानी कराएंगे बाहैसियत एक कानून दा के? देखिए जनाब, इससे पहले भी 12 नवंबर का वाक़या हुआ, छोटे से मामले में मुसलमानों को तकलीफ़ दे गया, तकरीबन 100-200 लोगों को, वो भी पुलिस की ज़्यादती थी कि उसको मारने लगा। लेकिन हम उनके लिए भी हाई कोर्ट तक गए और काम किए। मालेगांव के आवाम से भी हम ये कहेंगे आप घबराइए नहीं, हम आपका काम करेंगे। खुदा ना करता यहाँ ज़मानत नहीं होती है तो सेशन कोर्ट नहीं होती है, हाई कोर्ट से लाए। अभी हम वो जो FIR रजिस्टर हुआ उसको भी कोएश करवाना चाहते थे, लेकिन अभी हम SIT को चूँकि तफ्तीश चालू, हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो हाई कोर्ट बोलेंगे भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है SIT अगर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने तो आइए। फिर आज हम कोई भी कदम उठाएंगे तो प्री मैच्योर हो जाएगा कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की। SIT को कोई 1-2 साल बड़ा कमीशन नहीं है, ये महीना 2 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। होने के बाद तो हम ये प्रोसीडिंग भी जो है भी कोशिश करवाएंगे। इतना ही नहीं, हम यकीन दिलाते हैं रिपोर्ट आने के बाद में ये जो क्रिएट सोमई है इनके ऊपर हम प्रोसिक्यूशन करेंगे, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, क्योंकि ये मसला मालेगांव का नहीं है, एक कौम को टारगेट किया गया। समझो, ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों ही रोहिंग्या है या हमारे कागजात गलत है। हमारे जो दूसरे भाई लोग बना रहे उनके भी कागजात में कम तरता है, लेकिन वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। इंक्वायरी सिर्फ मुसलमानों की हो रही, सेंट्रल एरिया की। जैसा बैंक का बताया मैं, 2 मुस्लिम प्लस 10 हिंदू भाई है, वो मसला ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? फिर वहाँ आपकी मेजोरिटी थी या लेन देन हुआ आपका, वरना इससे बड़ा जिसमें वो भी क्यों मसला आया था वोट जहाद के लिए कि उसका पैसा लाओ जहाद जैसे इन्होंने निकाली। ये सब टर्म जो है ना, ये सब हुई है।
उस वक्त भी क्या था कि इलेक्शन वो एमपी के बाहर से पैसे आ रहे थे, किसको पैसे दिए? एमपी का इलेक्शन तो फ्री में हुआ है, समझिए। थोड़ा बहुत जो खर्च किए उन्होंने, मालेगांव की 1947 के बाद की पहली तारीख है जब शोभा बच्चों को कोई खर्च नहीं करना पड़ा, वरना बार बार वो आके ये मुस्लिम लीडर के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, समाजवादी के पास जा रहे हैं, क्योंकि सभी ने उस वक्त एकजुट होके अपने तौर पे दामे दर में सकने सबने काम किए। तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? बात के इलेक्शन में भी नहीं। अब जो इलेक्शन पार्टी जो फंड देती है अपने तौर पे आदमी खर्च करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन चूंकि बदनाम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से कौन आए? मुस्लिम आए, इसलिए वो वोट जा दिया हो। अच्छा, एक वरना आप इलेक्शन में, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इलेक्शन में आप देखेंगे कुछ जगह कि एक देहात है, देहात में 400 सीट एक आदमी को मिलते हैं हमेशा, और इस बार उसको एक सीट भी नहीं मिला, खुद के भी सीट नहीं मिले। क्या बोलेंगे आप? तो मसला आ रहा है कि भाई आपकी ये जो वोटिंग मशीन ये डिफेक्ट है या जो भी है, वो अलग अलग मसाइल है। तो जहाँ तक मालेगांव के अवाम में हम यकीन दिलाते हैं, इनको घबराने की जरूरत नहीं। जब आपने कोई जुर्म नहीं किया तो डरेंगे क्यों? और ये इल्ज़ामात हमेशा लगते आते हैं मुसलमानों के ऊपर। अभी भी लोग मुझसे से कि तुम्हारा कौन है पाकिस्तान में, यहाँ से शुरू करते देकर होते रहते हैं। अच्छे पढ़े लिखे भी लोग। मुझे याद है निहाल साहब के खिलाफ जो कि मेयर का अब्दुल मालिक का केस चल रहा था, मैं पैरवी कर रहा था, तो आनंद जगताप के एडवोकेट हंसते हुए, तो मैंने कानून बताया कि भाई इसमें वो नहीं बैठता है। किताब 4000 रुपये की थी, हमने नहीं लिए थे, वो पेजेस 10 जेरोक्स ले लिए थे। तो बोले यार ये तुम्हारी पाकिस्तान या बांग्लादेश की किताब है, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा था मुझे। मैं बोला बांग्लादेश पाकिस्तान की नहीं है, ये RSS की है, पक्की नागपुर का एडिशन की है। वो किताब मैं कल औरंगाबाद से ख़रीद के ले आता हूँ और फिर आपको दूंगा। फिर हमने दी हंसे हो। तो ये चीज़ें जैसा उमूमन मुसलमान है बोल के आदमी मजाकन में बोलते रहता है। तो बहरहाल आवाम को उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। SIT टीम आए, पूरे 100 आदमी आए, कोई बात नहीं। आपके कागजात है, आप बैठिए, सब चीज़ें बताइए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आप प्रोसेस है, कानून का एक तरीक़ा रहता, अपने तरीक़ा। चूँकि FIR रजिस्टर हुई है, उसकी तफ्तीश करेंगे, 2-4 रोज़ पुलिस का स्टडी देना ही पड़ता है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा और फिर तफ्तीश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एक मेंबर हैं जी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई वो जो एक तरफा वोट का जो है वो खमियाजा जो है वो मालेगांव शहर की आवाम जो है वो भुगत रही है। मेरी अपनी राय यही है। जी 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 जी, तकरीबन सबकी यही राय है। तो सवाल ये है कि जिनकी बदौलत शहरियान की गर्दन नपी, आज इस पूरे मामले में वो कहाँ है? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, इसमें उनकी गलती है, फ़ौरन बोलना चाहिए था। लेकिन कैसा है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। इससे पहले बकरीद का मसला आया तो किसी शख्स ने फ़ोन किया और उसके ऊपर इतना वायरल हुआ तो उन्होंने मुझसे बातचीत की, ठीक है मैं बोलती हूँ करती हूँ, और ये हालत ही। और चूँकि वो MP है, वो भी डायरेक्ट बोले भी तो सुनना चाहिए। वो आज अपोजिशन की MP, हुकूमत आज BJP की है, और वो अपने एक तरफ हर तरफ चलाते हैं। उनके झगड़े देखिए अब ये सीएस आया तो गार्जियन मिनिस्टर इसको बना रहे, उसको बना रहे। ये तमाम चीज़ें आपको देखना पड़ेंगे, किसका कितना वजन। और कोर्ट का रहा तो MP फ़ोन करके अदालत को नहीं बोल सकती कि भाई ये बेगुनाह है, इनको छोड़ दो, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। जहाँ उनको बोलना चाहिए, जिस जगह पर उनको भेजा गया है नुमाइंदगी करने के लिए, क्या वहाँ पर वो हो सकता बोले इस चीज़ को लेकर जो है वो या कहीं कोई बयान आना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन फिर मसला वहाँ भी हिंदू मुस्लिम का है। तो ऐसा तो नहीं कि मालेगांव शहर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? नहीं, इस मामले में बोलने वाला देशद्रोही है, ऐसा माना जाता है। BJP IT सेल के लोग आपको उसे बता रहा हूँ ना, देशद्रोही कैसा बता हो देते गया, हैं। कोई भी चीज़ ऐसे बोल दिए तो आप देशद्रोही हो गए। हाँ जी, अभी नीलेश राणे इतना बोल रहा है, जिसके ऊपर बोले वो देशद्रोही नहीं। अभी आप देखिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको दोनों देखना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि भाई एग्ज़ाम के लिए बच्चों ने हिजाब नहीं पहनना, एजुकेशन मिनिस्टर ने उस बात को रद्द कर दिया। जी जी बिल्कुल। जबकि वो शिवसेना के वो यहाँ के लीडर है, उनको समझता है क्या है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं ले जा रहा जहाँ ज़रूरी है। कुछ चीज़ें में हमारा कैसे हम चाहते हैं कि फ़ौरन इलाज हो जाए। जी हो सकता है उसके पीछे भी कुछ मसले तो उनके।
जहाँ तक मालेगांव के इस ताल्लुक से उन्होंने तो मीटिंग ली, पहले नहीं ली, ऐसा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए, बोले भी हैं, लेकिन मुतवादिर लग के जो करना चाहिए वो थोड़ा तसाहुल दिखता है, हो सकता है और कोई मसरूफियात हो। शुक्रिया खान साहब और शुक्रिया शेख साहब, आप लोगों ने काफ़ी लंबा समय दिया मानव समाचार के ज़रिए और आवाम को बहुत अच्छे अंदाज में, और हमें भी आपने मुतमईन किया है। मैं भी यही चाहूँगा कि आवाम अपने अंदर से डर और खौफ का माहौल ख़त्म करे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आप सच है, आप हक पे है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अमजद खान, कैमरामैन शहबाज खान के साथ हम मानव समाचार से अलविदा लेते हैं और अगले एपिसोड के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के दूसरे रुकनों को हम अगले एपिसोड में आपके सामने लाएंगे। उनका क्या लाए अमल है इस मुद्दे को लेके हम आपके सामने पेश करेंगे। जब तक कि मैं अब्दुल रहमान प्रिंस साहब के साथ अलविदा चाहता हूँ। शुक्रिया। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।